नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9वीं यानी कि 9th क्लास की हिंदी, जिसका नाम है क्षितिज, उससे आज हम पढ़ रहे हैं कहानी दो बैलों की कथा। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका हम सारांश देखते हैं। सबसे पहले क्या है सारांश? तो लिखा है, जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। वह सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों में ही एक समान रहता है। भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था। गधे से थोड़ा ही कम सीमा प्राणी है बैल। उसका स्थान गधे से नीचा है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है, यानी अड़ियल होता है। ठीक है, जैसे हम शुद्ध हिंदी में अगर प्रयोग करें, देशी भाषा में बोलते हैं उजड्ड, है ना, इस प्रकार का वो जानवर होता है। ठीक है, गधा तो सीधा साधा होता है, लेकिन जो बैल होता है वो थोड़ा सा अड़ियल होता है, अड़ जाता है स्वभाव से। ठीक है, तो उसे गधे से भी नीचा या कमतर समझा जाता है। ठीक है, ये हम सारांश समझ रहे हैं कहानी का, पूरी कहानी का, क्योंकि पूरा पार्ट जो है हम नहीं देख सकते, वो काफ़ी बड़ा, उसमें पूरा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। कि झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही पछाही जाति के सुंदर सुडौल और चैकस बैल बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वो दोनों बैल लंबे समय से साथ साथ ही रह रहे थे। ठीक है, वे हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते व खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। जूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल यह समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। यानी झूरी जो मालिक था, उसने एक बार उन दोनों को अपने ससुराल में भेज दिया। लेकिन जो बैल थे वो नहीं जानते थे इस बात को कि ये ससुराल है। तो उन दोनों बैलों ने क्या सोचा कि हमारे मालिक ने हमको कहीं बेच दिया है। ठीक है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया के साथ चले तो गए, किंतु उनका वह वहाँ मन नहीं लगा। अतः उन्होंने वहाँ चारा नहीं खाया। ठीक है, रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। आगे क्या होता है? सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि उसके दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। ठीक है, घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी, क्योंकि झूरी की पत्नी ने देखा, अरे मेरे घर पे भेजा गया था और ये दोनों बैल वापस आ गए, मतलब ये इन्होंने मेरे घर को, मायके को पसंद नहीं किया। तो झूरी की जो पत्नी थी वो नाराज़ हो गई और उनको बुरा भला बोलने लगी, उन दोनों बैलों को। तो गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। ठीक है, मुलायम और हरी घास नहीं डाली, बल्कि सूखा चारा डाल दिया। तो क्या होता है कि जूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। जूरी ने नौकर से बोला कि इसमें ज़रा खली मिला दो, जिससे बैलों को कोई खाने में दिक्कत ना हो। लेकिन जो नौकर था वो मालकिन के डर से उसने खली उसमें नहीं मिलाई। खली जो होता है एक ऐसा अनाज या पदार्थ होता है जो जानवर खाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को ले गया। दोनों बैलों को जो गया था साला उनका, वो फिर से ले गया झूरी का साला। ठीक है, इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया ताकि ये भाग ना पाएं, तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। गया ने उन्हें डंडों से मारा। उन्होंने हल जोत जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थीं, अतः पकड़े गए। ठीक है, मतलब दूर से भी उन्हें पकड़ा जा सकता था, इतनी लंबी रस्सियां उनके गले में डली थी। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की दो रोटियां लेकर आई। वे उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। मोती के दिल में आया कि वह भैरों तथा उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का स्नेह देखकर चुप रह गया। जो लड़की थी भैरों की, वो उनके लिए दो रोटी लेके आई उन दोनों बैलों के लिए, तो उसे खाकर वो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जो भैरों की जो नई पत्नी थी, वो उसकी सौतेली बेटी थी। मतलब कहने का मतलब ये कि भैरों की जो बेटी थी वो उसकी असली माँ ख़त्म हो चुकी थी, तो उसने दूसरी शादी की थी भैरों ने। तो वो बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत बुरा उसका नेचर था, जिससे वो लड़की जो है परेशान रहती थी, छोटी बच्ची। तो हीरा और मोती ने सोचा कि हम इसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दें, लेकिन लड़की का स्नेह देखकर चुप रह गए। अगली रात उन्होंने रस्सियां तोड़ाकर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमज़ोर करने के लिए वे उसे चबाने लगे, जिससे रस्सी जो है कमज़ोर हो जाए। ठीक है, पर उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी।
उसने सोचा कि ये बैल भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों बैलों की मदद कर देती हूँ। और उनको रस्सी चबा के तोड़नी नहीं पड़ी, मेहनत नहीं करनी पड़ी दोनों बैलों को। और लड़की ने आके दया दिखाई और उसने रस्सियाँ खोल दी। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। उन्होंने देखा कि लड़की का कितना स्नेह है, इसलिए उससे लगाव हो गया उस बच्ची से, इसलिए हीरा मोती वहाँ से नहीं भागे। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा भागो। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। लड़की ने सोचा ऐसे तो भाग नहीं रहे, तो शोर कर देते हैं, तो ये बैल डर के ही भाग जाएंगे, जिससे कि उन्हें लगेगा कि अरे नहीं भागे तो अभी डंडों से पिटाई होगी। तो ये सोच के वो लड़की शोर मचा देती है, तो हीरा मोती भाग खड़े होते हैं। ठीक है। गया तथा गांव के अन्य लोगों ने पीछा भी किया, इससे दोनों रास्ता भटक गए। दोनों बैल नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। दोनों ने खूब मटर खाई। ठीक है। मस्ती में उछल कूद करने लगे, तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें। हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। एक से बढ़कर दो, बोलते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है, एकता में बल होता है। तो दोनों ने बोला कि ऐसे डरेंगे तो ये सांड हमको मारेगा। लेकिन दोनों ने मिलकर आक्रमण किया तो शक्ति जो है दुगनी हो गई। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गड़ा देता। सांड दो दो शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था, अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। उन्हें जीत की खुशी हो गई। तब तक दो आदमी लाठी लेकर आए। उन्हें देखकर हीरा तो भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। मतलब एक बैल तो भाग गया, दूसरा रह गया। उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी वापस आ गया। उसके अंदर इतनी दया थी कि वो पहले भाग गया था, अपनी उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसने अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझा अपने मित्र को, ठीक है, अपने भाई को। तो इसलिए वो भाग गया था, लेकिन वापस आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को न मिला। वहाँ पहले से ही कई बकरियाँ, भैंसें, घोड़े तथा गायें थीं। सभी मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि उसमें जानवरों को बंदी बना के रखा गया था, बहुत अत्याचार उन पर होता था। ठीक है। तो रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आज आज़ाद हो जाते, उनकी बेचारों के का जो दर्द है वो दूर हो जाता, तकलीफ दूर हो जाती। हीरा की बात सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए, गधे नहीं भागे। भगाने से क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मतलब गधे तो गधे ही होते हैं, इसलिए तो उनका नाम है गधा, इसलिए तो उन्हें मूर्ख जानवर समझा जाता है। उन्होंने सोचा कि भाग गए तो क्या हुआ, फिर पकड़े जाएंगे, कोई ना कोई पकड़ लेगा, क्योंकि हम तो हैं गधे। ठीक है, इसलिए वो भागे नहीं। तो मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। मोती ने ज़बरदस्ती उन्हें सींग मार मार कर कि भागो भागो, वो भगा दिया, आज़ाद कर दिया। तो इतने दयालु थे वो दोनों के दोनों, हीरा और मोती। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया, क्योंकि वो बेचारा तो रस्सी में बंधा था, मोटी रस्सी में, तो वो तो भाग नहीं सकता था। तो उसने मोती से कहा कि मोती तुम भाग जाओ। लेकिन मोती ने हीरा को विपत्ति यानी मुश्किल में अकेला छोड़कर भागना उचित नहीं समझा। उसने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा और मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। उन्होंने देखा कि इन्हें तो सारे जानवर भगा दिए, तो उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में एक बार केवल पानी मिलता था। दोनों सूखकर ठठरी हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई, जानवरों को बेचा गया, तो उनका कोई खरीदार न था, इतने दुबले हो गए थे वो। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई जो कि जानवरों को काट देता है, मार देता है ना, जान ले लेता है, और उनका जो होता है वो मांस पकाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, नॉनवेज खाने वाले खरीदते हैं। तो इस तरीके से एक कसाई को यानी कि बटचर को बेच दिया। ठीक है। तो क्या होता है, नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था, जबरदस्ती ले जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर तो दया होती नहीं है, उसे तो काटना ही है आखिर। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। इन्हें दिख रहा है कि ये हमें कसाई ले जा रहा है बड़ी बेरहमी से, लेकिन इन जानवरों को जो कि हमारी ही जाति के हैं, गाय बैल भैंस हैं, इनको हमारी कोई परवाह नहीं हो रही। ठीक है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। उनके कमज़ोर शरीर में फिर से जान आ गई, क्योंकि
अपना घर जब नज़दीक होता है तो स्फूर्ति आई जाती है, ताकत आ जाती है। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नज़दीक आ गया। वे तेज़ी से भागे और थान पर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। वह बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया तथा उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। अब उनमें ताकत आ गई थी, बल आ गया था, क्योंकि अब उन्हें अपना घर मिल गया था। ठीक है, तो उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झूरी ने नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसके अंदर भी दया आ गई। इस प्रकार से दो बैलों की कथा नाम का जो पाठ था, उसका ये सारांश यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी, यानी कि उनकी अटेंडेंस इसलिए लगती होगी, जैसे स्कूल में हमारी अटेंडेंस लगती है ना, अटेंडेंस रजिस्टर में, ऐसे जानवरों की हाजिरी लगती थी। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चले कितने हैं, और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया। दूसरा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए, जैसे मोती ने हीरा की। अब और दूसरा है, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए, जैसे उन्होंने जानवरों को भगाया। ठीक है, उनकी आज़ादी की उनको कद्र थी। और साथ ही साथ जब गधा भाग नहीं रहा था तो ज़बरदस्ती सींग मार मार कर भगाया। तो हमें अपनी आज़ादी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए हमेशा सजग और संघर्षशील रहना चाहिए। अगर जो अपनी आज़ादी नहीं समझता, अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोचता, वो अपने ऊपर अत्याचार कर रहा है और पाप कर रहा है। वो आत्महनन यानी आत्महत्या का मार्ग अपना रहा है, तो वो पाप है। इसलिए अपना जो भला नहीं कर सकता वो किसी का नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा है, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अपने समुदाय के लिए, अपने कुटुंब, अपने ग्रुप के लिए अपने हितों का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि वो जो बैल था एक, वो भाग गया था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा मित्र तो विपत्ति में है, तो वो फिर से वापस आ गया। ठीक है, चौथा है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो रस्सी चबाने को, दीवार तोड़ने तक को तैयार हो गए, पिटने तक को तैयार हो गए थे दोनों बैल। इतना बड़ा कष्ट उठाने को तैयार हो गए, क्यों? क्योंकि उन्हें आज़ाद होना था। ठीक है, चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो उत्तर है, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख समान सामान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया। लोग गधे को मूर्ख बोलते हैं, लेकिन गधे को मूर्ख नहीं बल्कि संत कहकर संबोधित किया है प्राणी मुंशी प्रेमचंद ने। क्यों किया है? क्योंकि वो किस प्रकार का प्राणी, उसके अंदर सहनशीलता है, सीधापन है, क्रोध नहीं करता, हानि लाभ सुख दुख में समान रहता है, बैठा रहता है। तो उसे बेवकूफ़ के स्थान पर संत स्वभाव का बोला गया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता। ठीक है, यहाँ पे सामान लिख गया है दोनों जगह, तो पहले सुख दुख में समान लिखना है और दूसरा वाला सम्मान है। ठीक है, पांचवा प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो उत्तर है, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से ये बात स्पष्ट होती है। कौन कौन से बिंदु है देखिए। पहला है, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा है, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते, ऐसी कोशिश करते कि मैं खुद ज़्यादा बोझ ले लूँ और दूसरे को कम बोझ लगे। ठीक है, ऐसा प्रयास उन दोनों का रहता था। ठीक है, तीसरा है, चौथा है, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते थे और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। ऐसा नहीं है कि दूसरा खा रहा है, खाता जा रहा है, और जब पहले का पेट भर गया तो दूसरा भी खाता ही जाए, ऐसा नहीं है। तो जब पहले का पेट भर जाता था, जब एक बैल मुंह हटा लेता था नाद में से, तो दूसरा भी हटा लेता था, साथ में ही दोनों खाते थे।
इसके बाद अगला है, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाना पर भी वह बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। उसने सोचा कि मेरा जो भाई है, मेरा जो मित्र है वो पकड़ा गया है, तो वो भागने के बाद भी वापस लौट आया। उसने भागना उचित नहीं समझा, उसको विपत्ति में छोड़कर अकेला। ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। देखिए, जब वो मोटी रस्सियों से बंधा हुआ था हीरा, तो हीरा ने मोती से बोला कि तुम भाग जाओ, लेकिन मोती के पास अवसर था फिर भी मोती भागा नहीं, क्योंकि हीरा जो है विपत्ति में फंसा था, उसे अकेला छोड़ के वो नहीं जा सकता था। छठवां क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो वो छोटी बच्ची थी, उसकी जो सौतेली माँ थी बहुत अत्याचार करती थी, तो दोनों बैलों ने ये योजना बनाई थी कि इसको हम उठाकर पटक देते हैं इसकी माँ को, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये स्त्री है और इस पर सींग चलाना मना है, ये जानवर भी जानते थे। ठीक है, तो क्या मुंशी प्रेमचंद बताना चाह रहे हैं कि हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, यानी भले ही वो जानवर थे, लेकिन वो अच्छे इंसानों के प्रतीक हैं। उस उनके माध्यम से इंसान को अच्छी सीख दी गई है कि वो जानवर होके भी उनके अंदर इतनी समझ है कि वो स्त्री पर हाथ ना उठाएं, अत्याचार ना करें, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है। तो उत्तर है, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है, और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है, जानवर भी प्रेम का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं, और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। आठवां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया, 910 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। दूसरा, वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। उसके मन में उनकी तकलीफ, उनका दर्द जो है वो फील कर सकता था, एहसास कर सकता था, इसलिए उन सभी जानवरों को उसने पहले भगा दिया। नौवां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। किन किन के आशय स्पष्ट करना है। का है, अवश्य ही उस उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, मतलब मनुष्य के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी श्रेष्ठता नहीं है, वो अपने आप को सारे जीवों में श्रेष्ठ ज़रूर कहता है, लेकिन उन दोनों बैलों के अंदर कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। ठीक है। दूसरा है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, यानी हृदय को शांति मिल गई। जब वो बच्ची बड़े प्रेम से रोटी लेकर आई, तो वो एक सूखी रोटी खाकर भी जो दोनों का हृदय था वो शांत हो गया, भूख तो नहीं मिट सकती थी। ठीक है, चलिए अब इन दोनों के हम आशय स्पष्ट करते हैं। तो का वाला है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। यद्यपि वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे, यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती, उसके अंदर भी ये मानवता नहीं होती। उन जीव जंतुओं के अंदर मानवता थी, लेकिन मानव के अंदर मानवता नहीं होती। खा वाला है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे, परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, किंतु उसे खाकर उनका हृदय ज़रूर तृप्त हो गया होगा, क्योंकि उसने प्रेम से ला के दी थी और अभी तक उन्हें अपमान झेलना पड़ रहा था। तो उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, उससे उन्हें खुशी मिली उनके हृदय को। ठीक है। अगला है कि 10वां प्रश्न, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि क्या ऑप्शन दिए हमें, क्यों दिया। तो पहला है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। तीसरा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। या चौथा, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो तीसरा सही है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। चलिए, रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11वां, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो देखिए, उत्तर है, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़
उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले का गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे भी खाए। फिर कांजी हौस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ नहीं मिलता। शोषित यानी जो परेशान है, जो बंधा हुआ है, दूसरे पर आश्रित है, दूसरे से त्रस्त है, उसको डर और यातना ही मिलती है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, इसलिए उस शोषण से लड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? तो उत्तर है, प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व के लेखक हैं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पशु पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, यानी आसानी से नहीं मिल सकती। इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया था, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। यानी विभिन्न आंदोलन जो हमारे क्रांतिकारियों ने किए थे और बागीपन अपनाया था, उसी प्रकार से विद्रोह करना पड़ता है आज़ादी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। इसके बाद देखिए, भाषा अध्ययन में प्रश्न क्रमांक 13 है, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं, जो वाक्य के अंदर जोर देने का काम करते हैं, थोड़ा बल लगाते हैं, स्पेशल दिखाई देते हैं, वो शब्द कहलाते हैं निपात। जैसे बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ही शब्द जो है वो निपात है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, तो भी शब्द जो है वो भी निपात है। इस प्रकार ही और भी शब्द निपात कहलाते हैं, जो जोर देते हैं वाक्य के अंदर। ठीक है, बल देते हैं। तो इसका हमें क्या करना है, कहानी में ऐसे 5 वाक्य यानी कि निपात हैं, जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। ऐसे 5 वाक्य हमें बताने हैं। तो देखिए, उत्तर है ही निपात। ही निपात से कैसे, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, ये वाक्य आ रहा है। दूसरा, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तीसरा, नांद में खली, भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, देखिए ही आ रहा है, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते, 2 बार ही आ रहा है। चौथा है, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, देखिए भी आ रहा है। पांचवा है, अभी 4 ही ग्रास थे तो 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। ठीक है, जब उन्होंने मटर के खेत में 4 ग्रास खा लिए, ग्रास यानी कौर। ठीक है, आहार। चलिए, अगला है भी निपात। भी निपात से क्या क्या मिल रहा है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। दूसरा, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं है। तीसरा है, 4 बातें सुनकर गम खा जाते फिर भी बदनाम है। चौथा है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। पांचवा है, झूरी इन्हें फूल की झड़ी छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे और यहाँ मार पड़ती। यानी वो छड़ी से भी, फूल की जड़ी से भी, छड़ी से भी कभी छूता न था अपने बैलों को झूरी, और यहाँ उन्हें कितनी मार पड़ रही थी। यानी कि उन्हें कितना प्रेम मिलता था, और यहाँ जो है अत्याचार हो रहा है। 14वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखना है। तो का है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। गा है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। पांचवा है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। और चौथा था, पांचवा है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, बिना मारे न छोड़ता। देखिए, उत्तर है, यहाँ पहला है संयुक्त वाक्य, यहाँ संज्ञा तथा उपवाक्य है। दूसरा है, यहाँ मिश्र वाक्य विशेषण उपवाक्य है। गा है, यहाँ मिश्र वाक्य संज्ञा उपवाक्य है। घा है, यहाँ संयुक्त वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और पांचवा है, यहाँ संयुक्त वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इस प्रकार से ये होता है 14वां प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है, पहला मुहावरा प्रयोग हुआ है हिम्मत हारना, यानी निराश होना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया।
दूसरा है टकटकी लगाना, जिसका मतलब है निरंतर देखना, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। तीसरा है जान से हाथ धोना, इसका अर्थ है मर जाना, इसका प्रयोग होगा यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है। चौथा मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो इसका अर्थ होगा कड़ी प्रतिक्रिया। और वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पांचवा है देखिए दांतों पसीना आना, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग होगा इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीने आ गए। इस प्रकार से ये पाठ के सारे प्रश्न उत्तर जो है कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा अभ्यास कंप्लीट हो जाता है। सारांश हमने देख लिया, यानी समरी देख ली कहानी की, इस पाठ की, और प्रश्न उत्तर भी कर लिए। इसके बाद इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ आपके सामने दिए गए, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने स्क्रीन पर भी देखे रखे हैं, आप अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं, जिससे हमें कठिन शब्दों के जो मीनिंग है वो समझ में आ जाएंगे, और हमें पाठ को समझने में आसानी होगी, और हमें नॉलेज भी जो है गेन होगी। तो चलिए आप इन कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। और जैसे कि निरापद का अर्थ है सुरक्षित, सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता, और पछाई का अर्थ है पालतू पशुओं की एक नस्ल, कुलेल का अर्थ होता है क्रीड़ा, और गोई का अर्थ होता है जोड़ी। ठीक है। विषाद का अर्थ होता है उदासी, पराकाष्ठा का अर्थ होता है अंतिम सीमा, गण्य का अर्थ होता है गणनीय या सम्मानित, विग्रह का अर्थ होता है अलगाव यानी दूर होना, बिछड़ना, पगहिया का अर्थ होता है पशु बांधने की रस्सी, गराव का अर्थ होता है फूंदेदार फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, प्रतिवाद का अर्थ होता है विरोध, टिटकार का अर्थ होता है मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द, मसलहत का अर्थ होता है हितकर, रगेदना का अर्थ होता है खदेड़ना, मल्ल युद्ध का अर्थ होता है कुश्ती, साबिका का अर्थ है वास्ता या सरोकार। ठीक है। कांजी हौस का मतलब है मवेशी खाना वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस चौपाए बंद कर दिए जाते हैं, और कुछ दंड देकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं, बेच दिया जाता है, वहाँ उन पर अत्याचार होता है। ठीक है। रेवड़ का अर्थ होता है पशुओं का झुंड, उन्मत्त का अर्थ होता है मतवाला, थान का अर्थ होता है पशुओं के बांधे जाने की जगह, और उछाह का अर्थ होता है उत्साह या फिर आनंद। इस प्रकार से शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं, पूरा पाठ कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो देखते रहिए, ये पाठ यहाँ पर संपूर्ण होता है।